नमस्कार। मैं संतोष आनंद। आज हम फर्स्ट ईयर की जो भूगोल की क्लास है उसमें उस भूगोल का जो पहला पेपर है उस पहले पेपर के आइसोस्टेसी वाला जो अपना सिद्धांत है, थ्योरी है, उस पर बात करेंगे, जिसे हिंदी में भू संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। इस भू संतुलन का सिद्धांत में मुख्य परिभाषा क्या है और वो क्या चीज़ है, इस सारे विषय को हम अगले उस क्रम में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको लगता है कि ये जो शब्द है भू संतुलन या समस्थिति, ये शब्द क्या है? तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि, और आप लोग रोज़ उसको देखते भी हैं, जैसा कि इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि पृथ्वी जो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सौर परिवार का अंग है और वो खुद अपने अक्ष पर भी चक्कर लगा रही है और पूरे आपकी जो सूर्य है उसको भी परिभ्रमण करती है, तो स्थिर नहीं है। ऐसे में पृथ्वी के ऊपर आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की आपको भौतिक संरचनाएं नज़र आती है, जिसमें विशेष रूप से जो तीन चीज़ें आपको नज़र आती है उसमें आपके पर्वत हैं, पठार हैं तथा मैदान हैं। अब आपको ये आवश्यक लगता होगा, जैसा पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि पृथ्वी के अंतरतम या पृथ्वी में तीन प्रकार की परतें हैं, सियाल, सीमा, नीफे। और सियाल जो है वो सबसे कम घनत्व की है, उसके बाद आपका सीमा आता है, उस सीमा के वो अपेक्षाकृत सियाल से ज़्यादा भारी है और नीफे जो है उससे हल्की है। तो और नीफे जो है अंतिम जो परत है वो आपकी परत सर्वाधिक घनत्व, जिसका घनत्व 11 है, ऐसी चीज़ अपने को ध्यान में आती है। तो एक बात और जैसे हमारे समझ में आती है कि इन सब चीज़ों के बावजूद क्या पृथ्वी का जो ये स्वरूप आज हमको नज़र आता है कि कहीं हल्का है, कहीं भारी है, उसके बावजूद कोई विशेष प्रकार का, जैसे एक यांत्रिक जो स्थिरता है वो है क्या, और वो आपको साक्षात नज़र भी आती है पूरे के पूरे इस सिस्टम में। हमने देखा कि कहीं एक जैसे विशालकाय पर्वत है और बहुत बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जिनमें हिमालय, रॉकीज, आल्प्स और जैसे बड़े बड़े पर्वत हैं। तो कहीं जो भूमि है वो मैदान और बीच की भूमि, जिसको हम ऊपरी भाग समतल होता है, पठार कहते हैं, वो बड़े बड़े पठार हैं। जैसे दक्षिण भारत का तो पूरा का पूरा पूरे भारत का लगभग 40% से ज़्यादा हिस्सा आपका दक्षिण का पठार में है। इसे तिब्बत का पठार है, दुनिया के बहुत सारे लोबी का पठार, ऐसे बहुत बड़े जो समुद्र से कुछ ऊंचे या पर्वत से, मैदान से कुछ ऊपर, ऐसे भाग आपको नज़र आते हैं। अब इन और उसके बाद में मैदान है, तो कहीं पर आपको मैदानों के बाद में कहीं पर आपको नज़र आता है कि विशालकाय जो गड्ढे हैं जिनमें पानी है, तो वो समुद्र है आपका भौगोलिक दृष्टि से। तो ये एक अजीब प्रकार का एक आपको विविधता वाला सारा का सारा बहुत आपको नज़र आएगी धरती। लेकिन इन सब के बीच में एक जो विशेष बात हमारे को ध्यान देनी है कि क्या इन सब के बीच में कोई संतुलन है क्या, जिसके कारण से ये टिके हुए हैं, ऊपर का भाग हल्का है। और जैसा अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक विशेष प्रकार की थ्योरी है कि जो जितना ऊंचा है वो उतना आपका जिसको कह सकते हैं हल्का है, और जो जितना नीचा है वो उतना ही भारी है। तो ये एक विशेष थ्योरी आपके सामने आती है कि संतुलन की कोई इस दशा है क्या, इतने बड़े ऊंचे आपको जो विविधता नज़र आती है। अब सवाल ये है कि इसको जिस नाम से पुकारा जाता है वो आपकी समस्थिति सिद्धांत कहलाता है, और इसकी समस्या के समाधान, क्या वास्तव में इनमें कोई संतुलन है क्या, पृथ्वी ने इस तरह का संतुलन बना रखा है क्या, या भौतिक दृष्टि से ये जितने भी आपको स्थल भाग नजर आ रहे हैं, ये स्थल भाग वास्तव में
उन स्थल भाग के कारण से क्या एक संतुलन की स्थिति बनी हुई है क्या, ये इसको स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों के सामने ऐसी कुछ समस्याएं आई और उनका समाधान करने का उन्होंने प्रयास किया। और उसके बारे में कहते हैं कि पृथ्वी की जो ऊपर वाली परपटी है ना, उसमें कई प्रकार की संरचनाएं जैसे पर्वत पठार और समुद्र हैं, उसके नीचे जो चट्टाने हैं उनके को लेकर क्या उनमें कोई संतुलन है क्या, ऐसी एक विशेष चर्चा दुनिया में शुरू हुई। और वो उसी के बाद में जैसे विभिन्न प्रकार के समाधान खोजे गए या विद्वानों ने अपनी बात को रखा, तो उससे को जिस रूप में हम समझ पाते हैं उसको भू संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। अब जो ये शब्द आइसोस्टेसी सबसे पहले प्रयोग में लाया गया, इसके बारे में कहा जाता है कि ये ग्रीक भाषा जो है उसके दो शब्द हैं, जैसा लाल अक्षरों में आपको नजर आ रहा है, एक तो है आइसोस्टेसिस और से लिया गया है जिसका अर्थ अपने आप में समस्थिति से होता है कि जो एक संतुलन बना है, तो ये शब्द वहीं से आया है। और इसके बाद में इस शब्द का जो प्रयोग है उसके बारे में कहा जाता है कि 1889 में भूगोलवेत्ता डटन जो हैं उन्होंने इसका सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने अपनी बात को समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से पृथ्वी के जो उच्चावच आपको विविधता वाले नजर आते हैं उनमें कोई संतुलन है क्या, कहीं ऊंचे उठे भाग हैं तो कहीं बहुत धसे हुए भागों में कोई बैलेंस है क्या, पृथ्वी ने इसमें कोई बैलेंस पैदा कर रखा है क्या। उसके लिए कहते हैं कि भूतल के जो समतल भाग हैं और धरातल के बड़े ऊंचे उठे भाग जैसे पर्वत पठार, नीचे धसे हुए आपका समुद्र और झीलें वगैरह जो है, इनमें एक बैलेंस स्थापित किया है, ऐसा डटन कहते हैं। डटन का ही महत्व था कि ऊंचे जो पर्वत हैं आपके, वहाँ पर पठार और ये जो है वहाँ आपके हल्के पदार्थ हैं और जो समुद्र की तली है वहाँ पर भारी पदार्थ है, उसके कारण से ये सारा का सारा भाग आपका एक संतुलित भाग रहता है। और उन डटन ने ये भी माना इस बात के समाधान के लिए कि ये जो विविधता आपको नज़र आती है उस विविधता का कैसे जिसको कहते हैं कि समस्या का समाधान किया गया, तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि ऊंचे उठे भाग जो हैं आपके जो भी समुद्र तल से ऊंचे उठे हुए भाग हैं उनका घनत्व कम है और नीचे जितने धसे हुए भाग हैं उन सब का घनत्व जो है वो आपका अधिक है। तो इस तरह से एक ऊंचे उठे भाग हल्के और नीचे धसे भाग आपके अधिक घनत्व के कहकर इस बात को प्रमाणित करने का उन्होंने प्रयास किया। अब सवाल उठता है कि सबसे पहले जो ये संतुलन के सिद्धांत का जो बात आई वो कहाँ से आई, ये जब आप समझेंगे, इस बात को जब हम समझने का प्रयास करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि वास्तव में वो समस्या की क्या थी और उसका समाधान क्यों और किस तरह से खोजा गया। 1859 में ये इत्तेफाक की बात है कि ये जो समस्या है ये भारत की धरती पर ही सबसे पहले चिन्हित की गई, पहचानी गई। हमारे यहाँ एक सर्वे जनरल हुआ करते थे, जॉर्ज एवरेस्ट जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट पर्वत का नाम दिया गया। तो 1859 में वो गंगा और सिंध के मैदान में अपने भारत सर्वेक्षण के सर्वेयर जनरल हुआ करते थे। तो सारे क्षेत्र का, सारे देश भर का सर्वे जब किया जा रहा था तो इस क्षेत्र में जब गंगा और सिंध के मैदान क्षेत्र में अक्षांशों के निर्धारण के लिए त्रिकोणमितीय जो सर्वेक्षण चल रहा था कि कौन सा अक्षांश किस तरह कहाँ होगा, उसका जो सर्वेक्षण जब चल रहा था तो उन्होंने पाया है कि वहाँ उत्तर भारत में एक गांव है हिमालय की तलहटी में, कल्याण, और उसी से थोड़ा दूर लगा हुआ लगभग 375 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव था आपका कल्याणपुर। इन दोनों गांवों के बीच में ये सर्वेक्षण हो रहा था और यहाँ पर ये जो
इनकी त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण जब किया गया तो और दूसरी ओर जब खगोलात्मक आधार पर दूरी ज्ञात की गई तो दोनों गांवों के बीच में एक लाइन में दोनों होने चाहिए, या उनका जो अंतर है दोनों का 375 मील बराबर 0 आना चाहिए था। वह नहीं आकर दोनों के अक्षांशों में जो अंतर आ रहा था, जो दूरी का अंतर आ रहा था, वो 5.236 डिग्री सेकंड का अंतर आ रहा था। लगभग 500 फीट का अंतर ये देखा गया। तो ये अंतर उनके लिए एक समस्या थी कि क्योंकि जब सर्वेक्षण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बराबर होना चाहिए, पर वो बराबर नहीं था। तो ऐसे में उनके सामने ये समस्या आई तो उन्होंने ये माना, क्योंकि आपका जो थियोडोलाइट है या सर्वेक्षण के जो यंत्र है जिनमें चुंबक लगा होता है उत्तर दिशा के कारण से, ज्ञात करने के कारण से, तो वह हिमालय के आकर्षण के कारण जो वो मतलब ऊंचा उठा हुआ भाग है, उसके आकर्षण के कारण जो साहुल रेखा है, वो साहुल रेखा एक लाइन में नहीं होकर थोड़ा सा वो पीछे हट गई है। तो इस कारण से ये अंतर आपको वहाँ पर नजर आएगा। अब समस्या ये है कि ये अंतर जो नजर आ रहा है, तो उस साहुल रेखा के पीछे हटने का क्या कारण है और वो क्या होना चाहिए। तो ये समस्या अब आपके इस सिद्धांत को जन्म देती है। मुझे अब हम इस बात को आगे के चैप्टर में या आगे के वीडियो में हम उस बात को समझेंगे कि उस समस्या के ये जो समस्या आई है दोनों के बीच में, उसका समाधान उन्होंने किस तरह से ढूंढा है।